हेलो एवरीवन, फाइनल ऑडिट ऐसे 540 एस्टिमेट्स का रिवीजन कर रहे हैं गेम चेंजर पद्धति से। बिफोर वी स्टार्ट विद द गेम चेंजर पद्धति ऑफ रिवीजन, एक बैकग्राउंड लेते हैं। ऐसे 540 सर 5 या 4 समझ नहीं आ रहा है, मतलब अनुमान की बात हो रही है। ऐसे नंबर याद रखना 540 किसके ऊपर है ये? तो ये बात करता है सर ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ऑब्वियसली बात है, अकाउंटिंग में जो एस्टिमेट, क्योंकि ऑडिट में तो हम प्रोफेशनल जजमेंट लेते हैं, अकाउंटिंग में एस्टिमेट कैसे होते हैं? तो जैसे डेप्रिसिएशन के लिए यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, रेसिडियल वैल्यू, ये सब हम अनुमान लगाता है मैनेजमेंट कि मेरी कार 5 साल चलेगी या 10 साल, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चेंज होता है। तो वो जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेट लिया है जिससे उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर इम्पैक्ट आया है, हम उसका ऑडिट कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है, चांसेस की मैनेजमेंट ने मैनिपुलेशन किया हो ज़्यादा हो। इस कारण से ऑडिटर को एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स लगाने इसके ऑडिट में, इसलिए ऐसे 540 आया है। तो ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एस्टिमेट, तो डेप्रिसिएशन, वारंटी प्रोविजन, लिटिगेशन, कोई केस चल रहा है तो कंटिजेंट लाइबिलिटी बनाओ, प्रोविजन बनाओ, डीआरएस का एस्टिमेट, ये सब के अलावा इंडेस में ये दिए जाओ फेयर वैल्यू एस्टिमेट लगते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हमें फेयर वैल्यूएशन करना होता है, फाइनेंशियल एसेट्स का, कुछ केस में लाइबिलिटी का। हमें एस्टिमेट करना होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, समटाइम्स फॉर इन्वेंट्री। रिवैल्यूएशन करते हैं तो फेयर वैल्यू पे होता है। तो अलग अलग तरह की मार्केट वैल्यूज हमें कंसिडर करना पड़ती है। ये सब भी एस्टिमेट होगी, प्रिसाइज नहीं होगी। तो इन सबको मैनेजमेंट एस्टिमेट करेगा, तो ऑडिटर इसका ऑडिट कैसे करेगा? तो क्या मैं एग्जैक्ट कह पाऊंगा कि एस्टिमेट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? नहीं, हम नॉर्मली एस्टिमेट में सिर्फ ये कह पाएंगे कि एस्टिमेट रीजनेबल है या नहीं है, और उससे रिलेटेड सारे डिस्क्लोजर्स जो दिए गए हैं वो अपने आप में एडिक्वेट है या नहीं है। अगर एस्टिमेट के कारण कोई अमाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है जैसे डिप्रिसिएशन, तो हम बोल सकते हैं कि क्या वो अमाउंट का मेजरमेंट, कैलकुलेशन, वैल्यूएशन अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसे 540 का, इंपॉर्टेंट है क्या सर? हाँ, क्योंकि इंटर से हटा दिया है तो फाइनल में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ऐसे 540 का नाम क्या लिखोगे? तो ध्यान से, ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स एंड इट्स रिलेटेड डिस्क्लोजर्स। कैसे आंसर लिखना है? ऐसे 540 इन्वर्टेड कॉमर्स में एग्जैक्ट नाम याद हो तो ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। एग्जैक्ट नाम नहीं याद हो तो इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं करोगे। ये स्टैंडर्ड किसकी बात करता है? तो इट डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग, इस पर्टिकुलर चैप्टर में एई मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेट है, अकाउंटिंग एविडेंस नहीं, इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड इट्स रिलेटेड डिस्क्लोजर। तो बेसिकली हमें क्या करना है? रिस्क असेसमेंट करना, उसका रिस्पॉन्स डेवलप करना और उसके बेसिस पे एविडेंस गैदर करना है, ये सब डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप एस्टिमेट चेक कर रहे हो तो उसकी रीजनेबलनेस पे कमेंट करोगे, डिस्क्लोजर्स की एडिक्वेसी पे कमेंट करोगे, मेजरमेंट अप्रोप्रिएट है या नहीं है ये कमेंट करोगे। ये करेक्ट एडजेक्टिव्स, वर्ब्स आपको यूज करने। अब शुरुआत करते हैं अपन इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर के रिवीजन की। आ जाओ दोस्तों, आपको बुला रहा है आपका गेम चेंजर भाई। चलिए, नाउ ऐसे 540 को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। तो अब आप समझो, ये अपन जो ऑडिट कर रहे हैं किसका कर रहे हैं? तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, झाड़ फूक इंश्योरेंस। इसने इंश्योर किया एक ब्लैक पर्ल जहाज को जो निकल रहा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। अरे क्वेश्चन तो बनता ही है सर करंट सिनेरियो को देखते हुए, और वहां ड्रोन अटैक हो गया जिससे कि जहाज डूब गया और अब आराम कर रहा है समुद्र की सतह पर। सवाल उठा इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि ये नुकसान 30 मार्च को हुआ है, 31 मार्च पे लॉस का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और ये प्रोविजन एस्टिमेट ही होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। सबसे पहली बात, एस्टिमेट की एक बेसिक नेचर होती है कि आप इसके अमाउंट को प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते। एस्टिमेट ही तभी बनाना होता है जब अपने पास अमाउंट का प्रिसाइज मेजरमेंट अवेलेबल नहीं होता है।
तो वी कैन ओनली एस्टिमेट इट, वी डोंट नो एग्जैक्टली 1+1 हमें पता है 2 है, राइट? बट सार्थक सर की कमाई कितनी है ये आपके लिए एक एस्टिमेट है ना? ना है ही नहीं ज़्यादा कुछ. फॉर पर्पज ऑफ दिस एसे सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स आर रेफर्ड एज अकाउंटिंग एस्टिमेट. तो इस इंश्योरेंस कंपनी को एक एस्टिमेट करना है कि यार मैं लॉस का प्रोविजन कितना बनाऊं. अब ये सब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए इनके लोग भाग और सोच रहे हैं कि यार एस्टिमेट कितना बनाए, इतना भारी भरकम हमारा लॉस हो गया. और ये 30 मार्च, हरमूस तो 2026 है, कुछ भी है, ठीक है 27 ले लो अपन. तो ये क्या कह रहे हैं? It's 31st March. Provision made? Yes, 1,000 crore. How come? Just an estimate. Loss is uncertain. We don't know. मतलब It's 31st. हमारे पास एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को समझने का समय आ चुका है. अब व्हाट इज एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी? आप समझो कि जिस समय ये लॉस हुआ था 31 मार्च 2027 ले लो, चलो, क्या हमें पता था कितना रुपया देना पड़ेगा? 2000 करोड़ का इंश्योरेंस था. सैलवेज वैल्यू कितनी आएगी, कितना माल बचेगा नहीं बचेगा, ओवर स्टॉकिंग तो नहीं थी, एवरेज क्लॉज तो नहीं लगा, ये सब चीजें पता है समय के साथ ही पड़ेंगी. यानी इस समय पर पूरी धुंध जमी हुई है, हमें क्लियरली पता नहीं है. तो यहाँ पे अगर कंपनी बोल रही है 1000 करोड़ का मैंने प्रोविजन बनाया है, तो इसमें एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है. व्हाट इज एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी? द चांसेस दैट द आउटकम ऑफ द एस्टिमेट सिग्निफिकेंटली डिफर्स फ्रॉम द एस्टिमेट. लेकिन समझिए 3 महीने बाद शिप, जहाज को बाहर निकाल दिया गया है, उसका जो ब्लैक बॉक्स है जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग है कैमरे की, वो निकल चुकी है, और सब एनालिसिस करके काफ़ी इजीली अब हमको पता पड़ गया है कि भाई 2000 करोड़ में से 1800 करोड़ देना पड़ेंगे, क्योंकि कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, छोटी सी सैलवेज बची. तो ये भले ही बढ़ गया, पर हमारी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम हो गई. तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी किस पे डिपेंड करती है? बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल. द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द मैनेजमेंट फॉर मेकिंग एन अकाउंटिंग एस्टिमेट वेरीज वाइडली, which will affect the degree of estimation uncertainty, a very important term used throughout this particular stand-up. The degree of estimation uncertainty will in turn affect the risk of material misstatements of accounting estimate. जो जितना ज़्यादा अनसर्टन होगा, यानी जिसमें इंफॉर्मेशन जितनी कम होगी, उसमें उतने चांसेस कि आपका एस्टिमेट जो आपने बनाया है और उसका जो एक्चुअल फ्यूचर में निकल के आएगा वो डिफर करे, बढ़ जाएगा. इसलिए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रोम बढ़ गया, क्योंकि हो सकता है 1800 करोड़ का प्रोविजन बनाने से आपकी कंपनी का गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाए. हालांकि बड़ी कंपनी नहीं होगा, बट समझाने के लिए. तो सर ऐसे कौन से एस्टिमेट होते हैं जिसमें लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होती है? तो आप समझो कि ये भाई साहब अपनी ऐसे ही शेखी मार रहे थे कि भैया हमने तो एस्टिमेट 1800 करोड़ का बनाया, अमाउंट ठीक है, पर हमारे लिए ये बहुत ही सिंपल था, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बहुत लो थी. क्यों कह रहा है वो बहुत लो थी? क्यों? क्योंकि उसने कहा कि यार कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी. बिकॉज गोल्ड, ऑयल, कार्स, इन सब की वैल्यू हमें पहले से पता थी. एंटीक आइटम्स होती तो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता कैलकुलेट करना कि हमें कितना लॉस रिइंबर्स करना पड़ेगा. ये कौन है? इंश्योरेंस कंपनी का बंदा, झाड़ फूक इंश्योरेंस कंपनी का. नेक्स्ट, इसने कहा अरे हॉर्मुज पे तो रोज अटैक हो रहा है, तो आए दिन हमारा तो प्रोविजन बन रहा है. तो जब कोई चीज़ फ्रीक्वेंट हो जाती है किसी कंपनी के लिए, तो उसमें एस्टिमेशन करना आसान हो जाता है, तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम हो जाती है. तीसरा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स मिल गया और हमें पूरा डेटा रेडिली अवेलेबल मिल गया, क्या बचा है क्या नहीं बचा है, तो इस कारण से एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी और कम हो गई, क्योंकि रियलिटी हमें पता पड़ गई है. चौथा मजे की बात, हमें एक इंश्योरेंस कंपनी है, इसलिए हमें एएस फॉलो करना है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नो डिस्काउंटिंग, नो लेवल 1 2 3 इनपुट, यानी बड़ा ही आसान होता है हमारे लिए कैलकुलेशन करना. यानी हमारा जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है एएस का, उसमें जो मेथड प्रिस्क्राइब्ड है वो बहुत ही ईजी है, जिसलिए हमारे लिए अनसर्टेनिटी बहुत कम है. क्योंकि हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये वो चीज़ें जिनसे अनसर्टेनिटी बढ़ती है, वो सब यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड पांचवा, हम जो प्रोविजन बना रहे हैं वो प्रोविजन का IRDA ने एक सिंपल सा मॉडल दे रखा है. वो वेल नोन, एक्सेप्टेड, सालों साल से चलने वाला मॉडल है, जिस कारण से हमारे लिए बस मॉडल में फिगर डालो, इनफैक्ट इनपुट्स डालो, आंसर आ जाता है. तो लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी के 5 मुद्दे क्या हैं? क्या बोले अपन ने? सबसे पहले, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी चीज़ है. दूसरा, रिपीटेटिव है, फ्रीक्वेंट है. तीसरा, अपने आप में देखा जाए तो डेटा पूरा का पूरा अवेलेबल है. चौथा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सिंपल है और मॉडल कॉमनली यूज्ड है. जब ये ऐसी बातें कर रहा था तो सामने से उठ के एक बुजुर्ग आदमी आए और उन्होंने बोला ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, हमारी इंश्योरेंस कंपनी इस पे पैसा क्यों दे रही है? तो लिटिगेशन जहां जाएगा तो अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि समय ही बताएगा क्या होगा भाई. दूसरे भाई साहब आए, उन्होंने बोला यार इन शिप कंपनी ने तो एक डेरिवेटिव रिस्क स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, जिससे रिस्क किसी और पे ट्रांसफर हो गया है, तो हम क्यों पे करें? हम भगवान फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज को और बढ़ा देते.
और फिर एक बंदी आई और उसने कहा IRDA ने तो नया मॉडल दिया है और आप पुराना मॉडल यूज कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा आप कुछ गलत कर रहे हैं। इसका मतलब स्पेशलाइज्ड मॉडल अगर डेवलप्ड है तो उसमें रिस्क अनसर्टनिटी बढ़ जाती है। तो कभी पूछेंगे एस्टिमेशन अनसर्टनिटी हाई कब होती है, इन 3 केस में, लो कब होती है, उन 5 केसेस में। बढ़िया, ठीक है, नेक्स्ट। अब एक चीज ध्यान रखो, डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टनिटी एंड फेयर वैल्यू एस्टिमेट किन चीजों पे डिपेंड करती है? भाई तुम्हारा भाई कैसा है ये किस पे डिपेंड करता है? उसके डीएनए पे। DNA, A फॉर assumptions। तो ऐसे याद रखना दोस्तों कि नंबर 1, assumptions कितने ज्यादा यूज हो रहे हैं उसके बेसिस पे, कितने सब्जेक्टिव यूज हो रहे हैं उससे अनसर्टनिटी बढ़ेगी। N, नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट आपका क्या है? डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट एक आसान एस्टिमेट है। प्रोविजन फॉर वारंटी थोड़ा मुश्किल है। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी उससे भी ज्यादा मुश्किल है। प्रोविजन फॉर लिटिगेशन क्लेम और ज्यादा मुश्किल है। नेचर ही उसका मुश्किल है। और डी यानी ढंग यानी तरीका मतलब मेथड्स। तो नॉर्मली मेथड्स क्या अवेलेबल है हमारे लिए बनाने को, जैसे कि बैंक के केस में एनपीए के प्रोविजन का मेथड बहुत ही सिंपल है। देख लो कितना समय है, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड क्लासिफाई कर दो, एक फिक्स रेट से प्रोविजन बना दो। लेकिन वहीं अगर आप बैंक नहीं हो तो आपका मेथड एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड अंडर इंड एस कुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दैट विल इंक्रीज व्हाट द कॉम्प्लेक्सिटी। एस्टिमेट फेयर वैल्यू के भी होते हैं, नॉन फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स भी होते हैं। जहां पर भी फेयर वैल्यू यूज हो रही है पूरे इंडेक्स में वो सब फेयर वैल्यू है, जहां नहीं हो रही है वो नॉन फेयर वैल्यू एस्टिमेट है। ये फेयर वैल्यू के एग्जांपल्स यहां पर है, ये नॉन फेयर वैल्यू के। हाँ, फेयर वैल्यू एस्टिमेट में मैनेजमेंट के जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल से देख लो क्या जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, इंफॉर्मेशन जो हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे हमारा जजमेंट होगा। हमें नेसेसरी अजम्पशंस लेना पड़ेंगे, इसके लिए हम फ्यूचर कंडीशंस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऑडिटर क्लियर। यानी जजमेंट में हम ये नहीं बता सकते फ्यूचर में यही होने वाला है, हमें मालूम है वहां फ्यूचर कंडीशंस आप प्रिडिक्ट करोगे, अजम्पशंस लोगे, वो समय ही बताएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट मैटर मैनेजमेंट बायस। क्या एस्टिमेट में बायस हो सकता है? तो इसके लिए जो लाइन लिखी गई है, अगर आप लोगों के हाथ में क्रश है तो दिस इज पेज नंबर 2। और अब हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट बायस की। क्या मैनेजमेंट बायस्ड हो सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय बायस्ड? क्या मैनेजमेंट जान करके हो सकता है या अनजाने में हो सकता है कि खर्चा ज़्यादा या कम बुक करे, प्रॉफिट कम या ज़्यादा दिखाने के लिए? होता है ना नॉर्मली, जैसे किसी मैनेजमेंट को प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है तो असेट की लाइफ जान करके ज़्यादा मान लेगा कि मेरी गाड़ी तो मैं 10 साल तक यूज़ करूंगा ताकि कि डेप्रिसिएशन कम लगे, जिस कारण से मेरे प्रॉफिट बढ़ गए। किसी को लगता है नहीं यार अपने को तो फटाफट खर्चा बुक करो और प्रॉफिट अभी कम दिखाओ, बाद में जब अपने को लिस्टिंग करना है ना तब प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएंगे तो डिप्रिसिएशन वो ज़्यादा लगा देगा, अभी 3 साल ही लाइफ मानेगा। तो इसे बोलते हैं मैनेजमेंट का बायस है। वो अपने कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या कर रहा है, अपने डिसीजंस चेंज कर रहा है। ये जानकर भी हो सकता है, अनजाने में भी हो सकता है। इसको ऐसे बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफन कॉल फॉर न्यूट्रलिटी विच इज फ्रीडम फ्रॉम बायस, यानी न्यूट्रल होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अपने आप में प्रिसाइज नहीं होते, इसीलिए एस्टिमेट लेना है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ये मैनेजमेंट के जजमेंट से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। कई बार ये अनइंटेंशनल जजमेंट होता है मैनेजमेंट का, कई बार ये इंटेंशनल होता है मैनेजमेंट का बायस। जितनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी होगी बायस का चांस उतना ज्यादा होगा। इसको समझने के लिए मैंने कुछ वर्ड्स बदल दिया, अब क्या समझ में आएगा देखो। एग्जाम पेपर इवैल्यूएशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की जगह मैंने ये शब्द डाल दिया। न्यूट्रल होना चाहिए इवैल्यूएशन और बायस से फ्री होना चाहिए। हमें मालूम है कितना भी कर लो, आपके क्वेश्चन पेपर जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं उसका इवैल्यूएशन प्रिसाइसली करेक्ट नहीं हो सकता, इम्प्रिसाइज होगा। बट कई बार ये चेकर के जजमेंट पे, मैनेजमेंट की जगह चेकर लिख दिया, पे डिपेंडेंट होगा। कई बार ऐसा होगा कि चेकर का जजमेंट अनइंटेंशनल होगा। जैसे चेकर खूब बहुत एक स्ट्रिक्ट ट्यूटर रहा था अपने जमाने का, तो कॉपी बहुत बारीकी में चेक करता है और मार्क्स कम देता है। कई बार इंटेंशनल भी हो सकता है कि आईसीआई ने बोला है कि सुनो चेकर, जो ज्यादा मार्क्स देगा ना उसको चेकर से हटा देंगे। कभी गलती से कम मार्क्स दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ज्यादा नहीं देना। तो ये इंटेंशनल चेकर बायस है जो आईसीआई ने डाला है। हालांकि आईसीआई करता नहीं है, ऐसा उल्टा करता है। अरे सर छोड़ो, हम सब जानते हैं। जितने ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में होंगे, आज 70% सब्जेक्टिव है तो बायस ज्यादा है। पहले 100% सब्जेक्टिव होता था तो पूरा बायस्ड होता था, क्योंकि एमसीक्यू में कंपेरेटिवली ऑब्वियसली बात है वहां बायस नहीं है, तो सही है या करेक्ट है। तो मैनेजमेंट बायस के ऊपर कभी लिखना होगा तो क्या लिखेंगे अपन की, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट न्यूट्रल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस। पर क्योंकि एस्टिमेट्स इम्प्रिसाइज होते हैं इसलिए कुछ ना कुछ मैनेजमेंट बायस इंटेंशनल या अनइंटेंशनल उसमें बिल्ट इन हो सकता है।
सब्जेक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बायस होगा। सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव मतलब आपके और मेरे ओपिनियन हो सकता है डिफर करें। जैसे कि आप बोलते हो आज मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, घर वाले बोलते हैं अबे कुछ नहीं पढ़ा है तूने, ये सब्जेक्टिव है। चलिए, अब सवाल यह है कि मैनेजमेंट का बायस कब आसान होगा जज करना? एक पुराना आदमी, एक नया आदमी, यानी कि कोई एक एस्टिमेट हम 5 साल से बना रहे हैं और एक इसी साल बनाया, कि इसमें बायस जज करना आसान है? ऑब्वियस सी बात है पुराने केस में। यानी आप इसको ऐसे समझने के लिए कि एक पुराना चेकर है तो बायस ज्यादा होगा, एक नया चेकर है तो बायस कम होगा, नहीं। ध्यान से समझो, पुराने चेकर का बायस पकड़ना आसान होगा, नए चेकर का बायस पकड़ना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि इतने सालों से कॉपी चेक कर रहा है तो हम देख सकते हैं हमेशा कम मार्क्स देता है। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि कंटिन्यूइंग ऑडिट में इंडिकेटर ऑफ मैनेजमेंट बायस आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड इन्फ्लुएंसेस प्लानिंग रिस्क आइडेंटिफिकेशन। पिछले सालों से अभी तक आपको जो बायस दिखा है उससे इस साल का आपका ऑडिट का इंपैक्ट पड़ेगा। पर अगर ये आपका नया ऑडिट है तो आपके पास इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। नेक्स्ट, मैनेजमेंट का बायस डिटेक्ट एक सिंगल अकाउंट लेवल पे नहीं किया जा सकता। उसको डिटेक्ट करने के लिए आपको मल्टीपल अकाउंट्स देखना होंगे, या मल्टीपल ईयर्स देखना होंगे, या आपको मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ अकाउंट्स देखना होंगे। जैसे कि आईसीआई का बायस कोई एक स्टूडेंट अपने पेपर से नहीं बता पाएगा, लेकिन सारे पेपर ऑडिट के अगर मैं देखूं तो मुझे समझ में आ जाएगा इस बार चेकिंग टफ हुई है। या पूरे ग्रुप की मैं अगर पेपर्स देख लूं तो मुझे समझ में आ जाएगा एक स्टूडेंट के कि भैया हो रहा है, कहीं ना कहीं टफ चेकिंग हो रही है। या मैं कई ईयर्स तक देखूं आईसीआई का पेपर चेकिंग पैटर्न तो मुझे समझ में आ जाएगा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी टॉप मैनेजमेंट का बायस है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हमें सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स देखना होंगे, और वी विल हैव टू आइडेंटिफाई एग्रीगेट ग्रुप्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, पूरा ग्रुप देखना, ग्रुप के लेवल पे देखना होगा, या फिर नंबर ऑफ पीरियड में। तभी मैं प्रूव कर पाऊंगा कि यार ये मैनेजमेंट देखो हर बार एक्स्ट्राऑर्डिनरली एग्रेसिव एस्टिमेट ले रहा है जिससे प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट बायस तो होगा ही। जैसे ये लड़का गेम चेंजर बैच करके चले गया और इसने बोला आपने मुझे इस क्वेश्चन में 4 मार्क क्यों दिए? 5 में से मुझे 5 में से 5 मिलना चाहिए था, देखो सारे ग्रीन टिक लगे हुए। इसने बोला यार भाई मेरा कोई बायस नहीं है, मैंने को लगा मेरे हिसाब से 4 ठीक है तो मैंने दे दिया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मिसलीड करने का। यानी ऑल्दो सम फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट बायस इज इनहेरेंट इन सब्जेक्टिव डिसीजन, सब्जेक्टिव पेपर में तो है, आप इसके ऊपर केस नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं प्रूव होएगा। कई बार हो सकता है इसमें अनइंटेंशनल बायस आ जाए, लेकिन अगर मैनेजमेंट का इंटेंशनल बायस है, जो इस लड़के को लग रहा है, इस लड़के ने बोल दिया उसको कि मैं मानता हूं चेकर तुम्हारे खुद के 10 अटेम्प्ट लगे इसलिए तुम नहीं चाहते कोई भी जल्दी पास हो, इसलिए तुमने यहां पे मेरा 1 मार्क काटा है। तो अगर इस लड़के ने, इस आदमी ने ऐसा जान करके किया है तो इसे बोला जाएगा कि ये एक इंटेंशनल बायस है विद एन एक्ट टू डिसीव, व्हिच मींस इट इज एन इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड, और ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर बन जाएगा। 10 अटेम्प्ट लिया इसने, पर्पसफुली किया इसने, फ्रॉड है ये, धोखा है। तो व्हेन देयर इज एन इंटेंशन टू मिसलीड द मैनेजमेंट बायस इज फ्रॉडुलेंट इन नेचर। तो अगर मैनेजमेंट बायस का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले समझाना मैनेजमेंट बायस क्या है, उसके बाद अपना एग्जाम्पल ये ध्यान रहेगा ना, यस सर, फिर उसके बाद ये सारे पॉइंट्स लिखना। क्या कि देखो मैनेजमेंट का जो बायस है, सबसे पहले अपन ने देखा मल्टीपल ईयर से ऑडिट कर रहे हो तो आसानी से चेक होएगा, एक कॉपी में पता नहीं पड़ता, मल्टीपल में देखेंगे। अनइंटेंशनल होगा ही होगा थोड़ा बहुत तो, पर इंटेंशनल हुआ विद एन एक्ट टू डिसीव तो उसे फ्रॉड माना जाएगा। समझ में आ रहा है अपन कैसे पढ़ रहे हैं? ठीक है सर। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो जब मैं एस्टिमेट को मेजर करता हूं तो मेरा उद्देश्य क्या होता है? ये 2 तरह के एस्टिमेट होते हैं। एक एस्टिमेट होता है जिसमें मुझे फ्यूचर प्रिडिक्ट करना पड़ता है, और उस कोर्ट केस में मैं क्या हारने वाला हूं, कितने पैसे देना पड़ेंगे, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? फ्यूचर, बाइनोकुलर लगा के मुझे फोरकास्ट करना है। लेकिन एक दूसरा केस ये होता है कि मेरी इन्वेंट्री आज पड़ी हुई है और ये इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू क्या है, या लेट्स से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, इसकी आज क्या फेयर वैल्यू लूं, क्योंकि एनएससी बीएससी में अलग अलग है, तो इसका मतलब इसकी करंट वैल्यू निकालना है, लेट्स से अनलिस्टेड शेयर्स की वैल्यू निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव डिपेंड करेगा एस्टिमेट के ऊपर। किसी एस्टिमेट में आपको फोरकास्ट करना होगी तो किसी में उसकी करंट वैल्यू निकालना। दोनों केस में फ्यूचर में हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू कुछ और आए, यानी कि आपको लगा कि कोर्ट केस में आपका नुकसान 1 करोड़ होगा, बाद में आपका नुकसान 70 लाख ही हुआ,
तो 70 लाख का एक्चुअल नुकसान कहलाता है आउटकम, मुझे लगा था 1 करोड़ का होगा, ये कहलाता है एस्टिमेट। दोनों डिफरेंट है, दैट डज नॉट मीन्स इट इज अ मिसस्टेटमेंट ऑलवेज। सो ऑडिटर विल हैव टू असेस कि अगर ये डिफरेंट है तो ये मिसस्टेटमेंट है या ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन है हर एस्टिमेट के साथ। ऐसे 540 का ऑब्जेक्टिव कुछ क्या है, और पहले ही पढ़ लिया अपन ने कि एस्टिमेट हमारे रीजनेबल हो और डिस्क्लोजर्स हमारे एडिक्वेट हो। ठीक है, चलिए अब अपन ऑडिट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी ऐसी चीज जिसमें रिस्क ज्यादा होता है तो पहले हम लगाते हैं रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, और उसके साथ करते हैं रिलेटेड एक्टिविटीज। तो क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाना पड़ेंगे? तो भाई रिस्क के बारे में बात करें तो हमारा रिस्क लेने का जीवन में अभी तक एक ही मौका आया है, तो स्टूडेंट जब हम कसीनो गए थे, गोवा की कसीनो कसीनो कसीनो, और वहां पे हमने रूले खेला था। तो सबसे पहले हम गए वहां पे और हमने देखा कि वहां पे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या, अब ये क्या समझा रहे हो सर, क्या एग्जाम्पल ले रहे हो, सब रिलेट करता हूं। देखो, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉलोइंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रोम को असेस करना है। ऑडिटर क्या करता है, पहले रैप लगाता है, फिर फैप लगाता है। रैप क्यों लगाता है? ताकि आइडेंटिफाई और असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कर सके। वो करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट समझनी है, इंक्लूडिंग द डिस्क्लोजर्स। तो पहले मैं कैसीनो में जाऊंगा तो मैं देखूंगा रूले के गेम्स के रूल क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसके बाद आप क्या करोगे, आप बेट लगाओगे, तो उसके लिए आपको कॉइन्स रखना पड़ेंगे। तो आप समझो कॉइन्स रखना मतलब ट्रांजैक्शन। फिर घुमाया जाएगा चक्के को, तो ये कहलाएगी एक इवेंट, और वो रुक जाएगा किसी एक नंबर पे, वो कहलाएगी कंडीशन। तो ऑडिटर रैप लगाएगा तो सबसे पहले फ्रेमवर्क को समझेगा, फिर उसके बाद देखेगा कौन से ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स और कंडीशंस हैं जिनसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पैदा होते हैं। तो ट्रांजैक्शन, इवेंट और कंडीशन विच गिव राइज टू नीड फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोज यानी कंटिजेंट लायबिलिटी तो सिर्फ डिस्क्लोज होती है। तो सिर्फ तरीका है याद रखने का, TEC, ट्रांजैक्शन, इवेंट और कंडीशन, आगे भी आएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बस आपको सतर्क रहना है कि रूल में कोई चेंज ना हो जाए कि भैया मालूम पड़ा 12 बजे के बाद रूल चेंज हो गया, कॉइन्स की वैल्यू बढ़ गई। तो वी विल हैव टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट, आर देयर एनी चेंज इन सर्कमस्टांसेस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो अब चेंज की इंक्वायरी मैनेजमेंट से करोगे तो क्या क्या पूछोगे, तो अब अपन डिस्कस कर रहे हैं इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट अबाउट चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस विच में इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल इंक्वायरीज ऑफ वेदर। तो क्या चीजों के बारे में, चेंज के बारे में हम पता करें। चेंज क्या हो सकता है जो ट्रांजैक्शन हम चिप्स लगा रहे थे वो चेंज हो गई हो, अब डिजिटल चिप्स आ गई। तो पहले क्या होता था, अलग अलग कलर की चिप्स आती थी, और अब ऐसा कर दिया भाई कि चिप लगाओ और उसी पे कॉइन की वैल्यू डाल दो, वो चिप लग गई। ट्रांजैक्शन चेंज। इवेंट और कंडीशंस चेंज हो गई, रूले भी डिजिटल आ गया। ये भी पॉसिबल है दोस्तों कि इसके साथ टर्म्स चेंज हो गई, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स चेंज हो गई, यानी पहले मैक्सिमम बेट का कोई रूल नहीं था, अब 10,000 कर दिया, हम इतना ही जीत गए इसलिए। हो सकता है हमारी पॉलिसीज चेंज हो गई। पॉलिसीज चेंज करने का मतलब पहले हमारा मेथड कॉस्ट बेसिस था, फेयर वैल्यू था, यानी यहां पर हमने क्या कर दिया, पॉलिसी बदल दी कि भैया पहले खाना फ्री मिलता था, अब नहीं मिलेगा। कैसीनो की पॉलिसी बदल गई, बेट की पॉलिसी बदल गई। 3 बार से ज्यादा जीत गए तो बाहर हो जाओ, हारने में कोई लिमिट नहीं है, जितने अटेम्प्ट देना है दो, सीए जैसे। और इसी के साथ हो सकता है कि आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल दिए, सरकार ने बोल दिया भैया ये सब कैसीनो वेसीनो बंद करो, भारत में एक भी मैनमेड कैसीनो नहीं चलेगा, सिर्फ मशीन वाला। तो आपको मैनेजमेंट से इंक्वायरी क्या क्या करना है, ट्रांजैक्शन में चेंज, इवेंट और कंडीशंस में चेंज, रूल्स में चेंज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज, यानी देन पॉलिसीज में कोई चेंज हुआ है तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में चेंज हुआ है। क्वेश्चन आएगा मैनेजमेंट से क्या इंक्वायरी करना है, तो ये सब लिखना पड़ेगा। आते क्या ऐसे क्वेश्चन, अच्छा हो बता देता हूँ। तो आधे आधे अपन क्वेश्चन बैंक में 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही साथ साथ में प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन होते क्या होता है। अच्छा, ओके। ABC Limited is engaged in business of construction of infrastructure housing project. While preparing financial statement 23, management has made various accounting estimate and confirmed to the auditor that all estimates have been recognized, measured and disclosed as per applicable financial reporting framework. Jaldi पढ़ रहा हूँ थोड़ा, sorry. Auditor during course of audit observed some changes in circumstances giving rise to need for accounting estimates. Inquiries of same were sought from the management. Can you list down some circumstances change of which will result in inquiries from the management?
क्या क्या बड़ा सा ट्रांजैक्शन चेंज हो गए, ट्रांजैक्शन के साथ इवेंट्स कंडीशंस चेंज हो गई, दूसरा टर्म्स चेंज हो गई, ट्रांजैक्शन की पॉलिसीज चेंज हो गई, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। खत्म, ये लिखने का है आपको। तो ये सारी चीजें बदलाव हो गई, तो ये अपने को नोट करने का है। अभी अब आगे का पढ़ते हैं, चलो आ जाओ। नेक्स्ट, जब भी कोई नई कंडीशन या इवेंट ऑकर होती है जिसके कारण नए या रिवाइज्ड ऑडिट एस्टिमेट्स लगते हैं, तो ऑडिटर को ये देखना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कि क्या उसने कोई ऐसी इवेंट, ट्रांजैक्शन, कंडीशन आइडेंटिफाई की है क्या जिसके कारण अकाउंटिंग एस्टिमेट लेने की जरूरत है, जो मैनेजमेंट फेल्ड टू आइडेंटिफाई। यानी मैंने ऑडिट किया तो मैंने देखा कि कंपनी इन्वेंट्री ऑब्सोलिसेंस के बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। इन्वेंट्री ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है, उनके लॉन्ग टर्म है या नहीं ओनरस, सोच ही नहीं रही है, जबकि ये एस्टिमेट उसे लेना चाहिए था। तो ये नए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैंने ढूंढे, और अगर ऐसे एस्टिमेट्स मुझे मिले तो मुझे मैनेजमेंट को बताना है और उनसे पूछना है कि तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल ऐसा क्यों नहीं पता कर पाए। तो आप कैसीनो में याद रखो कि हम जब जा रहे थे, वहाँ खेल रहे थे, तो हमने देखा ये 4 लोग अपना खुद का टॉय कैसीनो लेके आए और ये यहाँ पे साइड में बैठ के खेले जा रहे थे टेबल पे, और फ्री का नाश्ता किए जा रहे थे। क्योंकि कैसीनो में एंट्री क्या होती है, एक मिनिमम चार्ज दो और उसके बाद अंदर बेट लगाते जाओ और खाना पीना फ्री है। भाई खाए जा रहे हैं और खुद का गेम खेल रहे हैं, तो गलत है ना यार। मैनेजमेंट को पकड़ना था, तब ने बताया यार तुमको पता है ऐसा सब हो रहा है, हमने पकड़ा। और हमने ये भी बोला कि यार तुम्हारे कंट्रोल्स में कहीं ना कहीं वीकनेस है। मैनेजमेंट को इन्फॉर्म किया कि भैया जब अंदर आ रहा था ये आदमी, तो इसने क्यों सिर्फ नज़र इस लड़की पे रखी और इस पे नहीं रखी, इसको रोकना था। एनी विच वेज, तो डेफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल ये कब, जब ऑडिटर को आइडेंटिफाई होगा क्या कोई एस्टिमेट जो मैनेजमेंट को लेना चाहिए वो नहीं ले रहा। समझ में आ रहा है दोस्तों? इस बारीकी से जाके अगर अपने को पढ़ना है तो अपने को ऐसे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अपन आंसर लिख पाएंगे और रिकॉल हो पा रहा है, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्यों? क्योंकि स्टोरीज आपको मदद करेंगे। क्या स्टोरीज करने से 100% याद हो जाएगा? आप ये समझ लो दोस्तों कि मुझे ऐसा लगता है इन स्टोरीज के थ्रू पहले अपने को जितनी चीज पढ़ते थे अपन और याद रहती थी उसके कंपैरिजन में 2x 3x, और एफर्ट अपना 1/2x 1/3x हो रहा है। ऐसा है या नहीं आपको बता देंगे। नेक्स्ट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे कुछ स्टूडेंट है जो कमेंट देख के देख रहे हैं कि लोगों ने क्या कमेंट में बोला है, हो रहा है कि नहीं एफर्ट कम। भाई तूने नहीं डाला तो दूसरे क्यों डालेंगे? हाँ, नहीं तो तू डाल के जा। चलिए, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर प्रोसीजर्स। अभी अपन क्या कर रहे हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया, रिस्क आइडेंटिफाई किया, ट्रांजैक्शन इवेंट्स में देखा कोई नई इवेंट्स ट्रांजैक्शन हमारे पकड़ में आई जिसका एस्टिमेट लेना चाहिए, मैनेजमेंट को बताया। अब आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट। अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद हमें रिस्क असेस हो गया। तो भाई साहब, रिस्क कहाँ पे ज़्यादा माना जाता है? जहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टनिटी ज़्यादा। जैसे कि रूले में रिस्क ज़्यादा होगा ब्लैक जैक के कंपेरिजन में, लेकिन रूले में भी, मशीन रूले में रिस्क और ज़्यादा होगा, और अगर उसमें भीड़ ज़्यादा है तो उसमें लोगों का खेलने का, जीतने का रिस्क सबसे ज़्यादा होगा। हालांकि अपने को मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ये कैसीनो का एस्टिमेट से क्या रिलेशन है? कुछ नहीं है, मेमोराइजेशन से बहुत कुछ। तो मेरा ऐसा कहना है दोस्तों कि अगर कोई एस्टिमेट आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए वो भी मिलेगा। लो, जैसे वारंटी, अब हर साल अपन वारंटी दे रहे हैं प्रोडक्ट पे और बड़ा अमाउंट हो सकता है, तो ये मटेरियल है पर अनसर्टनिटी नहीं है, क्योंकि इतने साल से अब हमें पता ही पड़ गया हर साल कितना नुकसान होता है। तो इसमें कोई ऑडिटर के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है कि भैया जो एस्टिमेट बनाया हो जो एक्चुअल है उसमें बहुत फर्क होएगा। पर बड़ा सा कोर्ट केस लगा हुआ है तो भाई ये तो बहुत बड़ा है, तो अमाउंट मटीरियल है, एस्टिमेशन अनसर्टनिटी भी बहुत है, सुप्रीम कोर्ट तक चले गया, किसी को समझ नहीं आ रहा है सही क्या हो रहा है। डेफिनेटली ऑडिटर के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो इस पर बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। तो ऐसे ये स्टैंडर्ड कहता है, अरे वाह, ऐसे ऐसे कहता है, ऐसे 540 कहता है कि आपने रिस्क आइडेंटिफाई करना है। ए, कहाँ एस्टिमेशन अनसर्टनिटी ज्यादा है, तो इन आइडेंटिफाइंग असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर विल इवैल्यूएट द डिग्री ऑफ ईयू associated with the estimate and then conclude whether it causes or leads to significant risk. जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क ज्यादा है उस पे आपको ऑडिट प्रोसीजर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेंगे। सिग्निफिकेंट रिस्क कब ज्यादा होएगा? जब अनसर्टनिटी ज्यादा है, मटीरियलिटी ज्यादा है। तो कोई चीज बहुत अनसर्टन है पर मटीरियल नहीं है, जैसे कि अनलिस्टेड स्टार्टअप में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 1 करोड़ का, मैं एक अल्ट्रा लार्ज लिस्टेड कंपनी हूँ, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये अनसर्टनिटी बहुत है क्योंकि अनलिस्टेड शेयर है, उसकी फेयर वैल्यू निकालना आसान नहीं है। लेकिन मटीरियलिटी लो है तो इसमें सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है, तो ऑडिटर कम प्रोसीजर लगाएगा तो भी चलेगा। पर यही 1 करोड़ अगर 1200 करोड़ होता तो भाई फिर इसमें सिग्निफिकेंट अनसर्टनिटी बढ़ जाती। ओके यो, तो अब अपन किस पे आ गए दोस्तों? आ जाइए,
आप लोग क्रश फॉलो कर रहे हैं तो देखो, अपन ने मैनेजमेंट बायस पढ़ लिया, बायस में अपन ने चेकर वाला एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे मैं बच्चों को बताते जाता हूँ, साथ साथ में लिख लेना ICI चेकर बायस, है ना। ऑब्जेक्टिव्स में अपन ने देखा था क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट दो तरह के होते हैं, बाइनोकुलर और मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। फिर अपन ने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाए, चेंजेस की इंक्वायरी करी, ऑडिटर ने नए एस्टिमेट ढूंढे, रिस्क आइडेंटिफाई हुआ, अनसर्टेनिटी सिग्निफिकेंट रिस्क। अब मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स में क्या करना है, मैनेजमेंट से सबसे पहले पूछना है कि भाई मैनेजमेंट तू कैसे पता करता है एस्टिमेट कहाँ कहाँ लगेंगे, उससे वो पूछ के उससे पूछना है भाई तू बता एस्टिमेट तू बनाता कैसे, हाउ विल यू मेक और हाउ डू यू मेक अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। लाइफ में तुम्हें कभी एस्टिमेट बनाने की जरूरत पड़ी है क्या? हाँ सर, ऑडिट का पेपर दिया था, टफेस्ट पेपर आया था, बैंड बज गई थी, हालत खराब हो गई थी। 2025 मई की बात कर रहा हूं दोस्तों, तब ये गेम चेंजर रिवीजन और बैच नहीं थी। तो बताइए, जब ऐसा खतरनाक पेपर आता है तो ऐसे खतरनाक पेपर आने के बाद आप घर पे जाके क्या करते हो? सोचते हो कि मुझे कितने मार्क्स आएंगे। तो ये हाफ CA नहीं है बेटा, इसने अभी हाफ फाइनल की एग्जाम दी है, फर्स्ट ग्रुप दे दिया है, सोच रही है सेकेंड ग्रुप दूं या नहीं दूं। सबसे पहला सवाल इसने सोचा है कि मैं ऑडिट के मार्क्स पहले एंटिसिपेट करती हूं, एस्टिमेट करती हूं, और अगर लग रहा है कि 40 पार हो तो फिर सेकेंड ग्रुप के लिए मेहनत करो, नहीं तो छोड़ दूं। तो शुड आई अपीयर फॉर सेकेंड ग्रुप, शी इज एस्टिमेटिंग। सबसे पहले आप बताओ आप कैसे एस्टिमेट करते हो अपने मार्क्स का, मेथड बताओ। सर मेथड क्या होता है? सबसे पहला मेथड अपन खुद अपने हिसाब से देखते हैं, इसमें इतने इतने मार्क्स आ जाएंगे। नंबर 1 खुद कैलकुलेट कर लो। नंबर 2 अपन दोस्त को फोन ला के पूछे तूने इसका क्या किया, तूने इसका क्या किया। ये एग्जाम हॉल के बाहर बात करते हैं, ऐसे क्या किया क्या किया। अब हमने बात करी थी तो हमने 5 क्वेश्चन पूछे, पांचों में पांचों दोस्तों के आंसर अलग अलग आ रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। तो ये भी एक मेथड हो सकता था। हो सकता है अपन यूट्यूब पे जाके किसी का एनालिसिस देख लें कि क्या एनालिसिस किया, MCQ में कितने आ रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव में क्या टोटल कितने आएंगे। हमने बोला ये सब नहीं, अपन खुद ही कैलकुलेट करते हैं, और हमने कैलकुलेट करके मार्क्स निकाले। तो हमने बोला यार एक बार अच्छे से वापस से कैलकुलेट कर लो, तो कंट्रोल्स लगा दिए हमने, 5-6 बार कैलकुलेट कर लिया टोटल। ये भी देख लिया, हम ऑप्शनल क्वेश्चन भी कराए थे। क्यों? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे अपने को समझ, तो अपन सारी कर आए थोड़ा थोड़ा, तो कहीं उसके मार्क्स 2 बार तो नहीं जोड़ गए, मतलब एक्स्ट्रा ऑप्शनल के। तो कंट्रोल्स ये सब लगाने के बाद फिर हमने बोला कि यार कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 36 आएंगे, पर यार ICI ग्रेस मार्क देगा। तो मैंने एक अजम्पशन लिया कि यार 3 MCQ में गड़बड़ है, 6 की ग्रेस मिल गई तो 42 पास हो सकते हैं। तो क्या क्या लगता है दोस्तों मैनेजमेंट को एस्टिमेट बनाने में? सबसे पहले मैनेजमेंट को मेथड डिसाइड करना पड़ता है, उसके बाद उसे कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं एस्टिमेशन करने के लिए, और तीसरा मैनेजमेंट अजम्पशंस लेता है कोई भी एस्टिमेट बनाता है। तो ये सब करने के बाद फिर इस लड़की को समझ में आया ये मैं क्या कर रही हूं। पिछली बार भी जब मेरा पेपर बिगड़ा था, कोई पहला अटेम्प्ट तो है नहीं, तब तो मैंने ये एस्टिमेशन नहीं किया था। तो वाई हैज देयर बीन अ चेंज फ्रॉम द प्रायर पीरियड? तो पिछले और इस साल में आपने क्या मेथड्स में कोई चेंज किया है, क्यों किया? देन ऐसे भी पेपर जब डिफिकल्ट आता है तो बहुत अनसर्टन होता है, तो यहां पे देयर इज अ हाई एस्टिमेशन अनसर्टनिटी। अपन पूछेंगे मैनेजमेंट से कि भैया एस्टिमेशन अनसर्टनिटी ज्यादा होती है तो आप उसे कैसे रिड्यूस करते हो, क्या तरीके से आप क्या मेथड फॉलो करते हो? यहाँ पे अपन सोचने के लिए क्या सोच रहे हैं कि यार इतना अनसर्टन है, पेपर में 15 मार्क ऊपर नीचे हो सकते हैं, इतना पेपर खतरनाक है, हो सकता है हमें जो लग रहा है गलत है वो सही हो गया, दोस्तों का गलत। हमें समझ नहीं आ रहा है, हम तो एक्सपर्ट की मदद लेते हैं। तो साटी को कॉल किया है, जिसको ये एक्सपर्ट मानती है, तुम मानो या ना मानो। आप बताइए, साटी को कॉल किया तो साटी ने क्या समझा? एक्सपर्ट से बात हुई तो बात करने के बाद रियलाइज हुआ। एक्सपर्ट ने बोला बेटा पिछली बार भी उसने कुछ ऐसी बात बोली कि भयंकर मोटिवेट हो गई। क्या बोला? उसने कहा कि बेटा पिछली बार भी तेरे साथ हुआ था, पिछली बार तेरा AFM का बिगड़ा था, तूने फोन किया था कि सर 30 मार्क आ रहे हैं, आगे ऑडिट का पेपर दूं या नहीं दूं, तूने उसके लिए फोन किया था, और मैंने तब भी तुझे बोला था चिंता मत कर, तू जितना सोच रही है उससे ज्यादा आएंगे। और आए थे या नहीं? हाँ सर आए थे, 36 आए थे। तो देख पिछली बार 6 ज्यादा आए थे, अभी तू सोच रही है 36, तो ऑडिट में भी 42 हो गए, हो गई ना बात। चल आगे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऑडिटर को क्या करना होता है, करंट ईयर में जो प्रायर पीरियड के एस्टिमेट्स का आउटकम आया है उसे रिव्यू करना होता है। और अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें हमेशा करंट ईयर में प्रीवियस ईयर के एस्टिमेट्स के आउटकम डिफरेंट ही आ रहे हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका मेथड एस्टिमेशन का सही नहीं है। होता है ना, एक बच्चा होता है जो बोलता है मेरे 12वीं में 95% आएंगे, और आए उसके 94%, तो अपन क्या बोलते हैं यार ये ठीक है मेथड इसका एस्टिमेशन का। वहीं अपना लड़का 95% बोलता है 59 आते हैं,
अपन क्या बोलेंगे, इसकी मेथड ही खराब है। ये कॉन्फिडेंस दे देता है ऑडिटर को कि आपका मेथड बनाने का, हाउ मैनेजमेंट मेक्स एस्टिमेट कितना स्ट्रांग है पुराने एस्टिमेट का करंट आउटकम। ये सिर्फ याद रखने का तरीका है दोस्तों, और कुछ भी नहीं। ओके ओके ओके, यस सर। तो इसी के साथ अब अपन कहां पे जाएंगे दोस्तों, चलिए। तो दिस इज द वे वी विल हैव टू डू व्हाट, वी विल हैव टू रिकॉल। ठीक है, तो ये कौन सा वाला पॉइंट हो गया हमारा, हाउ मैनेजमेंट मेक्स एस्टिमेट। अगर कभी ये क्वेश्चन आता है तो कभी आता है, मतलब सर आया हुआ है क्या? अच्छा 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 अच्छा, अरे क्वेश्चन अच्छा 35 देखें। अच्छा ठीक है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, पुराना है, पुराने क्वेश्चंस मत देखा करो। अपन देखते हैं इसमें क्या पूछा है। हाउ मैनेजमेंट मेक्स का प्रोसेस लिखना है, तो ये 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट याद आ रहे हैं क्या? चलो अपन रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, पद्धति अपनी कितनी स्ट्रांग है समझ में भी आएगा। सबसे पहले लड़की ने मेथड डिसाइड किया कि मैं एस्टिमेट कैसे करूँ, फिर उसने कैलकुलेटर पे कई बार चेक किया तो कंट्रोल्स लगाए, फिर उसके बाद उसने बोला असम्पशंस की मार्क्स कितने ग्रेस में मिलेंगे, फिर उसने बोला मैं मेथड क्यों चेंज कर रही हूँ पिछले साल से, उसके बाद फिर उसने बोला कि अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, इस बार पेपर इतना टफ था, और फिर उसने एक्सपर्ट की मदद ली। चेक कर लो, ये 6 पॉइंट है। सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे होएगा क्योंकि यहाँ पे अलाउड है, इसलिए मैंने सीक्वेंस पे ध्यान फोकस नहीं दिया। अभी इसके बाद क्या सर, तो एक बार हमने ये समझ लिया मैनेजमेंट एस्टिमेट कैसे बना रहा है। अगला मुद्दा, अगर एस्टिमेशन अनसर्टनिटी बहुत हाई होती है तो क्या करें? तो ऑडिटर को एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ डालना है जो अनसर्टनिटी ज्यादा है, तो अब अपन उसकी बात कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन अनसर्टनिटी इज हायर। चलिए, तो दोस्तों ये हमारी कहानी के अगले पात्र हैं रॉकी भाई, जिनको हमने बैंक ऑडिट में लोन दिया था 500 करोड़ का। जी हाँ, अंबानी जी के दोस्त थे, नाच के आए थे शादी में किसकी, तो आपने अगर रिवीजन देखा होगा, आने वाला है बैंक ऑडिट, और अब ये पैसे दे नहीं रहे, खाता एनपीए हो रहा है, और इसके ऊपर हमें प्रोविजन भी बनाना पड़ गया है। कितने का? 30 करोड़ का। क्या ये 30 करोड़ का प्रोविजन जो बनाया है वो अपने आप में एक एस्टिमेट है? जी हाँ। अब अगर ये बैंक है तो इसमें कोई एस्टिमेशन अनसर्टनिटी नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने परसेंटेज डिफाइन कर रखे हैं। लेकिन अगर ये बैंक नहीं है तो अनसर्टनिटी बहुत होगी, क्योंकि कंपनी को अपना मेथड यूज करना होगा। तो 60 ऑडिटर आ रहे हैं इसका ऑडिट करने के लिए। हेल्थ बढ़ गई है सर आपकी। तो 60 अगर ऑडिट कर रहा है कि 30 करोड़ का प्रोविजन पर्याप्त है या नहीं है, क्योंकि इसमें एस्टिमेशन अनसर्टनिटी हमें लग रहा है थोड़ी ज्यादा है, पैसे कितने मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो 60 कैसे ऑडिट करेंगे? तो सबसे पहले 60 शुरुआत ऐसे करेंगे कि 30 करोड़ ही क्यों, आपने पूरे 500 करोड़ का क्यों नहीं बनाया, या जीरो का क्यों नहीं बनाया, यानी क्या आपने ऑल्टरनेटिव्स कंसिडर किए थे? तो पहला पॉइंट क्या है एस्टिमेशन अनसर्टनिटी में, वी विल हैव टू अप्लाई एडिशनल सब्सटेंसिव प्रोसीजर, क्योंकि अनसर्टनिटी ज्यादा है। पहले हाउ वेदर यू हैव कंसिडर्ड ऑल्टरनेटिव असम्पशंस एंड व्हाई यू हैव रिजेक्टेड देम। तो इसने बोला हाँ हमने कंसिडर किए थे, ये सारे एस्टिमेट्स कंसिडर किए थे कि भैया पूरा पैसा आ जाए तो हमें लगा नहीं आएगा, हमें लगे कुछ भी नहीं आए तो हमने बोला नहीं यार। उसकी हमारे पास, रॉकी भाई का हमारे पास क्या था, रॉकी के स्टूडियोज हमारे पास गिरवी रखे हुए, और रॉकी स्टूडियोज जो हमारे पास गिरवी रखे हुए हैं वो अच्छी खासी वैल्यू के थे, तो गिर के भी हमें लग रहा था 470 करोड़ आ जाएंगे, इसलिए हमने 470 करोड़ लिया। फिर मैंने पूछा यार आपको लगता है कि आप इसे बेच पाओगे? तो क्या उसका जो अजम्पशन है कि हम 470 में बेच पाएंगे फेल लगता है? उसने बोला यार रॉकी भाई अभी धुरंधर के बाद बहुत चल रहे हैं तो उनका स्टूडियो बिक जाएगा। मैंने बोला यार ठीक लग रहा है, तो वेदर सिग्निफिकेंट अजम्पशंस यूज्ड बाय द मैनेजमेंट आर रीजनेबल। फिर मैंने बोला यार कई बार लोग बोलते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी, हम बेच देंगे, बेचते नहीं। आपका वाकई इंटेंशन है रॉकी भाई जैसी हस्ती की प्रॉपर्टी आप जब्त करके उसे बेच के पैसे रिकवर करोगे? उन्होंने बोला इंटेंशन, अरे हमने तो एडवर्टीजमेंट दे दिया है, एप्लीकेशन आ गई है। हमला हे अम्मा माता जी ये क्या हुआ, यानी इंटेंशन प्रूव हो गया। पर हमने बोला एक सेकेंड, आपको लगता है रॉकी भाई देने देंगे, वो कोई रंगन नहीं डाल देंगे, कोर्ट वोट में ले जाएंगे और स्टे ले आएंगे? तो क्या आपकी एबिलिटी है कि आप बेच पाओगे? उन्होंने बोला देख लो आप हमारी मॉर्गेज डीड देख लो, एप्लीकेशन आ गई है, कुछ से तो हमारा ऑफर भी पक्के जैसा होने आ गया, तो इससे हमारी ये भी एबिलिटी भी प्रूव हो गई है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज वेयर रेलेवेंट टू द assumptions used by the management, इंटेंट टू कैरी स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन एंड एबिलिटी टू डू सो। जहां रेलेवेंट है आप ये चेक करो कि मैनेजमेंट का जो भी इंटेंशन है क्या वो लग रहा है वो उसे पूरा करेगा, या ऑडिटर को गोली तो नहीं दे रहा है कि ऐसा ऐसा कर देंगे, प्रोविजन की जरूरत नहीं, और उसकी एबिलिटी है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। बढ़िया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों जो ये रिवीजन देख रहे हैं, कि बताइए 2 रिस्क हैं। एक, कभी मॉर्गेज डीड में कोई हमारे फेवर में मॉर्गेज डीड
जिसने लोन दिया उसके फेवर में रजिस्टर करने में कोई गलती हो गई। ये रिस्क ऑडिटर को दूर करना है चेक करके। दूसरा, 470 करोड़ की जगह पैसा कम ज़्यादा आ सकता है, ये रिस्क दूर करना है। इन दोनों में रेंज कहाँ यूज हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है इस केस में। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी अगर एड्रेस एडिक्वेटली नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि रिस्की है, 470 करोड़ में बहुत वेरिएशंस आ सकते हैं। आप देखो क्या रेंज पॉसिबल है यूज करना। ऐसे केस में ऑडिटर इंस्टेड ऑफ वेरीफाइंग 470 करोड़ कैन टेक अ रेंज, और अगर मैनेजमेंट का एस्टिमेट उस रेंज में आ रहा है तो ही कैन देन प्रोबेबली कंक्लूड कि भैया मैं इसे एक्सेप्टेबल मान सकता हूँ। तो इफ एन ऑडिटर्स जजमेंट मैनेजमेंट डज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस द इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, यानी वो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया 470 ही कैसे on accounting estimate giving rise to significant risk, auditor shall, if considered necessary, himself develop a range with which it will evaluate the reasonableness of accounting estimates. तो अपन कर लेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन एस्टिमेट, देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए। तो फाइनली ऑडिटर को जब भी एस्टिमेट चेक करना है तो उसे ये देखना है कि एस्टिमेट रिकॉर्ड करने की जरूरत है, यानी एस्टिमेट के कारण बुक्स में कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत है या नहीं है, पहला। और दूसरा, अगर करने की जरूरत है तो कितना रिकॉर्ड करने की जरूरत है। जैसे किसी ने हमारे ऊपर केस लगाया, हो सकता है हम बोले यार रिमोट चांसेस ऑफ लॉस है तो कोई डिस्क्लोजर रिकॉग्निशन की जरूरत ही नहीं है, पर हमने बोला नहीं यार नुकसान हो सकता है, हाई कोर्ट में हार गए, सुप्रीम कोर्ट में गए तो प्रोविजन बना देना चाहिए। तो कितना बनाना चाहिए, इसे बोलते हैं रिकॉग्निशन और मेजरमेंट। आप इसे ऐसे याद रखो, कैसीनो के बाहर खड़ा हुआ आदमी सिर्फ दो चीजें सोचता है, अंदर घुसूं या नहीं, और घुसूं तो कितने की बेट लगाऊं। रिकॉग्निशन और मेजरमेंट क्राइटेरिया। चल, अपन ने क्या किया, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया रिस्क। उसके बाद हमने क्या किया, हमने मैनेजमेंट से पूछा भैया तू कैसे आइडेंटिफाई करता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की जरूरत कहाँ है और तू कैसे मेक करता है। फिर जहाँ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज्यादा थी वहां पे हमने क्या किया, रॉकी भाई 500 करोड़ वाले, वो हमने चेक्स लगाए कि कैसे उन्होंने ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस यूज किए हैं, उनके अजम्पशंस रीजनेबल है या नहीं है, एबिलिटी विलिंगनेस टू कैरी आउट देयर कोर्स ऑफ एक्शन है या नहीं है। रेंज ऑफ एस्टिमेट बना के चेक किया और रिकॉग्निशन मेजरमेंट क्राइटेरिया चेक करके मस्त हो गए। आखिरी बात, ये सब में हमने सिर्फ प्रोसेस समझा है कि हम चेक कैसे कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या क्या चीजें ऑडिटर चेक करेगा, यानी कि व्हाट विल बी आवर रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी अब मुझे रिस्क अच्छे से समझ में आ गया क्या क्या जगह पे एस्टिमेट्स हैं उसको चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करूंगा। तो भाई बहुत ही सिंपल है, चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क देखते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट के लिए अगर आरबीआई के नॉर्म्स मेरे पर एप्लीकेबल है तो मैं सीधे उसके हिसाब से प्रोविजन बनाई या नहीं ये चेक कर लूंगा, खत्म। तो क्या मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएटली एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई किया है। सेकंड, क्या उसका मेथड अप्रोप्रिएट है। तो भैया मेरे पे तो बैंक वाले नॉर्म्स लग नहीं रहे हैं, तो मेरा फ्रेमवर्क तो बोलता है कि आप एस्टिमेट करो, तो उस फ्रेमवर्क के अनुसार मेथड कौन सा दिया है। तो अगर मेरे पे इंडेस लगता है तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथड है, अब उसमें 12 मंथ्स लाइफ टाइम अलग अलग मेथड है, तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए वो अपने आप में अप्रोप्रिएट और कंसिस्टेंट है, चेंज तो नहीं हुआ है। तो पिछले साल तक कंपनी क्या कर रही थी, 12 मंथ अप्रोच जारी थी और इस साल पे लाइफ टाइम पे आ गई, तो चेंज हुआ है और हमको लगता है चेंज सही है। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क है तो 12 मंथ से लाइफ टाइम अप्रोच पे आ गए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लॉजिकली एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये सब रिस्पॉन्स चल रहा है, ये सब ठीक था। बैलेंस शीट डेट हो गई खत्म, उसके बाद में एकदम से न्यूज़ आई कि रॉकी भाई को जेल हो गई। हमने बोला ओ माता जी अब तो बहुत बड़ा नुकसान हो। या हमें मालूम पड़ा कि भाई रॉकी भाई ने 100 करोड़ दे दिए हैं और बचे हुए पैसे भी आने। तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट भी हमें कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि इन इवेंट से ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक के हमारे एस्टिमेट्स पर इंपैक्ट आएगा। ये सब करने के बाद आप मैनेजमेंट ने जो किया है उसका डेटा पूरा चेक कर लो। भाई अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर एक चीज समझो, कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ड्यू डेट आ रही है इनकम टैक्स के रिटर्न की डेट की और क्लाइंट से ज्यादा तुम आर्टिकल परेशान हो। हाँ सर, यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। अपन बोलेंगे यार अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैनेजमेंट ने करी होगी ना, अपन बोलेंगे ए इधर रिकॉर्ड ले गया हम चेक करेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल टेस्ट चेक द डेटा यूज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर मेकिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट। उसका अग्रीमेंट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, सिबिल के कागज सब मंगा लेंगे उससे। ऑब्वियसली बात है, कोई भी एस्टिमेट में क्या चीज़ होती है, कभी भी एस्टिमेट बनता है तो उसमें मेथड और अजम्पशंस यूज होते हैं। तो हमने क्या मेथड लिए, अजम्पशंस लिए, क्या वो रीजनेबल है या नहीं है वो चेक करेंगे। रीजनेबल, मेथड, अजम्पशन, ये वर्ड्स बार बार यूज करने का है। फिर सोर्स डेटा ले लेंगे कि उसने सोर्स डेटा क्या लिया है। तो सोर्स डेटा मतलब जैसे उसने बोला है 500 करोड़ का था तो इंटरेस्ट का क्या हुआ, तो वो सारा डेटा चेक कर लेंगे। उसने बोला भाई प्रॉपर्टी की वैल्यू है मेरी 470 करोड़ की, तो वो वैल्यू चेक कर लेंगे, वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसकी एक्यूरेसी देख लेंगे। तो जैसे अपन एक्सपर्ट का वर्क इवैल्यूएट करते हैं तो क्या क्या चेक करते हैं, असम्पशन, मेथड, डेटा और कंक्लूजन, वैसे भी यहाँ पे भी वही कर।
अच्छा, डेटा कई बार हो सकता है कि एक्सटर्नल डेटा हो, तो वो मार्केट सोर्स से वेरीफाई करेंगे, और जो भी डेटा इंटरनल एक्सटर्नल उसको रिकैलकुलेट करेंगे। मैनेजमेंट अगर सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है तो उसके कंट्रोल्स चेक करेंगे। तो ये 4 पॉइंट है डेटा से रिलेटेड। इसमें बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए सिर्फ अपन क्लास में इसको डिटेल में करते हैं, तो डिस्कस की। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है तो आप एक्सपर्ट के पास जा सकते हो। सिंपल सी बात है, वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लो, उस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू आ रही है, और फिर कंक्लूड कर दो एस्टिमेट रीजनेबल है या नहीं है, खत्म। ये सारे एस्टिमेट्स हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में अपन जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों ऐसे 540 में आखिरकार हमें क्या करना है? डिस्क्लोजर्स का ऑडिट करना है। तो डिस्क्लोजर याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सर क्या कर रहे हो? अभी तक खत्म नहीं हुआ ऐसे 540, बस होने वाला। सर क्या कर रहे हो? तो क्या क्या डिस्क्लोज करना है आपको? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो क्या सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपको मिले हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में जो जो डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है कि आपने लेवल 3 इनपुट यूज किए हैं तो आपको बहुत सारे डिस्क्लोजर देना होते हैं इंडेस में, वो पूरे हुए या नहीं? यानी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एसआर मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क। जिन अकाउंटिंग एस्टिमेट से सिग्निफिकेंट रिस्क पैदा हुआ है, क्या उसकी एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टनिटी, क्योंकि सिग्निफिकेंट रिस्क है तो नॉर्मली हाई अनसर्टनिटी होगी, तो इंडेस 1 कहता है कि जहां भी एस्टिमेट में अनसर्टनिटी ज्यादा है डिस्क्लोजर देना है, तो वो दिए या नहीं दिए। तो एसआर ये 2 डिस्क्लोज करना है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा। क्या? अगर कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट में सिग्निफिकेंट रिस्क है, इवन वेयर द डिस्क्लोजर्स आर इन अकॉर्डेंस विथ फ्रेमवर्क, और आपने पूरे फ्रेमवर्क के डिस्क्लोजर दे दिए, फिर भी हो सकता है ऑडिटर को लगे कि डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं है और फेयर प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, वो बोल सकता है एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर दो, नहीं तो रिपोर्ट क्वालिफाई कर दूंगा। यू मे कंक्लूड डिस्क्लोजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज एडिक्वेट। तो ऑडिटर बोलेगा कि भैया तुमने फ्रेमवर्क के अनुसार दे दिए, सिग्निफिकेंट रिस्क भी डिस्क्लोज कर दिया, पर कम है और चाहिए, बोल सकता है यस। और इन सब के अलावा 5 चीजें और डिस्क्लोज करनी है एस्टिमेट से रिलेटेड। कौन सी 5? ABCDE। A for assumption, 2 B for basis चलिए, देन C। अच्छा, C नया अपने लिए, पर D अपन ने पहले पढ़ा था ढंग, तो पहले ये लिख देता हूं, D मेथड। C कंट्रोल। अबे कंट्रोल थोड़ी ना डिस्क्लोज करते हैं, तो चेंजेस, हाँ तो चेंजेस डिस्क्लोज कर दो, तो चेंजेस इन मेथड। तो सी और डी क्या है? डी ढंग, और उससे पहले सी चेंजेस इन ढंग यानी चेंजेस इन मेथड। SCD भी याद रखते हैं, ओ गजब है सर। और ई फॉर यू एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी, ये सारे वर्ड्स तो यूज ही कर रखे। इसी के साथ दोस्तों किसका डिस्कशन भी पूरा हो जाता है। तो ये अपन ने क्या देख लिया, ऑडिट पूरा कैसे होता है, और उसके साथ में आखिरी वाला मुद्दा हो गया हमारा, डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। बाद में फिर मैनेजमेंट से आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना है, और ज़रूरत पड़े तो TCWG से भी, क्या वेदर दे बिलीव सिग्निफिकेंट अजम्पशंस यूज्ड इन मेकिंग एस्टिमेट्स आर रीजनेबल। और डॉक्यूमेंटेशन प्राइमरली हमें सिर्फ किसका करना है, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है उस चीज़ का। तो एक सिग्निफिकेंट रिस्क एरिया, और दूसरा मैनेजमेंट का बायस। आपके स्टडी मटेरियल में ऐसे 540 का सिर्फ इतना ही कंटेंट है। एक्चुअल स्टडी मटेरियल के बियॉन्ड आप ऐसे 540 देखोगे तो बहुत सारा कंटेंट है। मैंने प्योर फोकस किस पे किया है, ओनली ऑन द स्टडी मटेरियल कंटेंट। चलिए, इसके ऊपर रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताता हूं दोस्तों, और अपन देखते हैं क्या स्टोरी वाले टेक्निक से चीज़ें रिकॉल करने में कोई आसानी होती है क्या। एग्जाम का क्वेश्चन है, देखा भी होगा कुछ लोगों ने। FG एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ Z Limited फॉर चॉइस 25। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वाइल कैरिंग आउट रैप and related activity for accounting estimate, G the engagement partner identified provision for warranty as accounting estimate। तो उसने बोला वारंटी एक एस्टिमेट है, एंड कंसिडर्ड इट टू बी सिग्निफिकेंट रिस्क। समझ में आ गया हमको ये कौन सा क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट रिस्क वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन अकॉर्डेंस विद 540, तो ऐसे 540 एप्लीकेबल है। एक्सप्लेन द मैटर दैट नीड्स टू बी इवेल्युएटेड बाय CAG स्पेसिफिकली विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। EU से रिलेटेड हमने चेक किया था कि हमने 470 करोड़ रॉकी भाई वाला, EU से रिलेटेड क्या चेक करते हैं, अल्टरनेटिव अजम्पशंस क्या थे, क्यों रिजेक्ट किया आपने, क्यों एक्सेप्ट किया, अजम्पशंस क्या रीजनेबल लग रहे हैं, एंड फाइन मैनेजमेंट ने एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी
को कैसे एड्रेस किया है, जिसके लिए अपन ने क्या देखा था, सिग्निफिकेंट। तो ये पहला हो गया, ऑल्टरनेटिव अजम्पशंस आपने यूज किया कि ये रिजेक्ट कैसे किए, दूसरा सिग्निफिकेंट अजम्पशंस अपन ने देखा, और तीसरा एबिलिटी और इंटेंशन टू कैरी आउट दो स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, क्या आप वाकई बेच पाओगे, वो चीजें देखी थी। स्टोरी रिकॉल हो गई, 3 पॉइंट रिकॉल हो गए, 4 में से 4, 5 में से 5 मार्क्स अंदर हो गए झोली में। ऐसे 540 डन। कमेंट दे के जाना, बाय।